क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यूपी पीसीएस 2022 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इस दृष्टि का इस इनिशिएटिव से दोस्तों आप लोगों को 120 में से दोस्तों 80 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे और 40 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करंट में घटना चक्र या घटना सार से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तो टोटल आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो पीसीएस 2022 में आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी छात्र नए हैं, ताकि ऐसे इनिशिएटिव आपको बराबर मिलते रहें। और बेल आइकन को ऑल जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो छाकू वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा जाता है। आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों मार्ग निर्माण से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुमेलित करना है, महाजनपद है और राजधानी है। तो दोस्तों आप सबसे फेमस दोस्तों आपको पता होगा, मत्स्य जो है वो विराटनगर का था। राजधानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा और उससे आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, आप कथन कारण का क्वेश्चन है ये। इसमें दोस्तों कह रहा है, कथन में हमें चोलों के विषय में उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ये बात सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन आरंभ किया था, जिससे उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये भी बात सही है और सही व्याख्या भी है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो आप लोग ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है दोस्तों, तो वी एस वाकंकर। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन था। ये वी एस वाकंकर साहब थे जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा था। तो वी एस वाकंकर आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देख लेते हैं। ये सुमेलित करना है, हड़प्पा पुरस्थल और राज्य और संघ शासित प्रदेश कहाँ पर ये स्थित है? अब दोस्तों देखिए, पहला ये जो आपका क्या है, बालू जो है ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। सॉरी, बालू आपका हरियाणा में है और उसके बाद मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दोस्तों हुलास आपका उत्तर प्रदेश में। इतना अगर आप मिला लेंगे तो आपका जो है सुमेलित हो जाएगा। आपको जो है बाकी सब ऑप्शन जानने की जरूरत नहीं है। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर और हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद और अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। ये बात सही है। और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ये भी बात सही है। तो दोनों विकल्प इसमें सही होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आयोग का, ये आप समझ के चलिए। इसके बाद दोस्तों दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सीधे सीधे आप सुमेलित कर लीजिए तो ए का 4 जो है आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऋग वैदिक काल जो था वो कैसी सभ्यता थी? तो वो चारागाही सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल आपकी कृषक सभ्यता थी। ठीक है, ये आप मिला लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और मध्यकाल आपका जमींदारी सभ्यता थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राजनीतिक अवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये बात सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी बात सही है और व्याख्या भी सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक शैलियों, आधुनिक, परंपरागत और संत शैली के तत्वों के मिश्रण से ही निरंतरता और परिवर्तन है, इसीलिए व्याख्या भी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक्सला शैपल की संधि 1748 में जो हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सही है? दोस्तों एक्सला शैपल की संधि जो थी दोस्तों ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम थी। ये दोस्तों आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जब समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था, ये उस समय की बात है। अब देखिए दोनों बात सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हुआ था और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपका सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका किताबुल हिंद, ठीक है, फिर पृथ्वीराज रासो, इसके बाद दोस्तों तबकाते नासरी,
क्लियर हो गई बात दोस्तों। और फिर आपका फतवा है जहांदारी। ठीक है, आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए दोस्तों। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका शासक था। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये बात सही है। ये एनसीईआरटी, ये पहले ही पेज पे दोस्तों आपको सतीश चंद्रा में मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का सीधे सीधे जो है पीसीएस सब क्वेश्चन पूछने लगा है। और अकबर ने लड़कियों को अकबरकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब देखिए, सुमेलित करना है अधिकारी और उसके कर्तव्य। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, वाक्य नवीस जो था वो प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है, अगर आपको केवल यही आता है तो आपका तो भी आप क्या कर लेंगे, तो भी आप जो है अपना उत्तर को मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे मिला लेंगे ये देखिए, D2। बाकी आप लोग को उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या है आपका, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सॉरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ये बात सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी सही है। मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सही है। और निजामुद्दीन औलिया साहब मुल्तान नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली होगा। मैंने लिख दिया है दोस्तों, आंसर आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? शहाब नहर का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल सौदती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे स्पेक्ट्रम से आया था। सीधे सीधे किससे आया था दोस्तों? सीधे सीधे स्पेक्ट्रम से आया था, इसलिए स्पेक्ट्रम महत्वपूर्ण है, आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो आपको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भाग नहीं लिए थे। मदन मोहन मालवीय साहब गए थे गांधी जी के साथ, गांधी जी स्वयं भी गए थे, सरोजनी नायडू भी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो किसकी किसकी संरचना बताइए, लेखक कौन है इस पुस्तक के? गीता रहस्य के लेखक कौन है? द नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, इसके बाद गीता रहस्य जो है आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो लाला लाजपत राय की है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जो है दोस्तों नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। तो सुमिलित करा लीजिए, ये आपका विकल्प होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। स्पेक्ट्रम का सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग स्पेक्ट्रम के महत्व को समझिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो एक लेके आऊँगा, आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, ये भी बात सही है और व्याख्या भी एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल जाति नहीं है? देखिए, हालचू है, ओंजे है, शोम्पेन है, रेंगमा नहीं है दोस्तों। रेंगमा आपकी नागालैंड और असम में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, एक नदी कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय रिवर है? तो दोस्तों ये सतलज है दोस्तों। आप कहाँ से निकलती है आपको पता होगा, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर। ठीक है दोस्तों, कैलाश पर्वत फिर मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों जनजाति है, अवस्थिति है। तो जनजाति में दोस्तों देखिए क्या है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको देखना है। अंगामी नागालैंड की सही है, बिरहोर झारखंड सही है, टोडा तमिलनाडु सही है, और खस जो है वो अरुणाचल प्रदेश की नहीं है दोस्तों। खस आपकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आपकी दोस्तों देखिए बड़खल झील जो है वो नाम से देखिए, बड़खल जो है वो हरियाणा की होगी, लोकटक मणिपुर की है, बहुत फेमस झील है। ठीक है, ये दो आप मिला लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? नहीं, ये बात गलत है, मैंने देखिए लिख दिया है मुंबई। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन आर, जब ए गलत हो जाए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में तो आर हमेशा सही होता है, ठीक है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, ये बात एकदम सही है। तो ए गलत और आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों तो नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी हिमाद्री है, अरावली सबसे पुरानी है, विंध्याचल, पश्चिमी घाट ये सब पुरानी, हिमाद्री आपकी वलित पर्वत श्रेणी है, ये नवीन, ठीक है, नवीन है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, खनिज और उत्खनन शहर, हमें सुमेलित क्या करना है, कौन सा देखना है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए तांबा चित्रदुर्ग में नहीं पाया जाता, ये बात सही है। और लौ अयस्क जो है बेल्लारी में है, ठीक है। मैग्नीज भिलवाड़ा में नहीं है, भिलवाड़ा में कॉपर, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो कटनी में है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं पूछा है हमसे, तो पहला और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, तो पहला तीसरा आपका ये है। इसके बाद दोस्तों कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों किसमें, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री या हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, महान हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, याद रख लीजिए, ठीक है। इतना ही दोस्तों आप नोट्स बना लीजिएगा ना, जितना मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, 20 पेपर 25 पेपर, इसी से आपका प्री निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा, सबसे पहले चंबल, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी, सबसे पहले चंबल, और फिर आपकी दोस्तों, फिर आपकी सिंध, फिर आपकी सिंध, और फिर आपकी बेतवा, चंबल सिंध बेतवा, और फिर आपकी केन। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपका विकल्प होगा। इसके बाद दोस्तों कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 20 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया, तो चट्टोग्राम चट्टोग्राम या चिटगांव था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं, आजकल दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा जाता, जबकि बच्चे क्या करते हैं, सुमेलित है करके सीधे टिक कर देते हैं, और यही सब मोस्ट ऑफ द लोग गलत करते हैं। देश लौ खनिज उत्पादक क्षेत्र, कजाकिस्तान कारगंडा ये सही है, यूक्रेन क्रिवाय रॉक सही, यूक्रेन में इस समय लड़ाई चल रही है, फेमस भी है। फ्रांस में पिरेनीज ये भी ठीक है, और जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है दोस्तों, जर्मनी में नहीं है, ये फ्रांस में है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय प्रदेश में आपके खट्टे रसीले फल आपके ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, बैगुओ जो है ये आपकी फिलीपींस की है। उसके बाद दोस्तों हरिकेन यूएसए की है, टाइफून आपकी चीन जापान की है, और बिली जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम तट, आप एटलस खोल के देखिएगा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगलुहास धारा दोस्तों ये आपकी हिंद महासागर से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, देखिए सुमेलित करने को बोला है, निर्जातीय समूह बोला है, और देश बोला है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। सुमेलित कैसे करेंगे, यहूदी आपके इजराइल के हैं, ये आपको सबको पता है, टेड्डा आपके लीबिया के हैं, बेजा आपके मिस्र के हैं, और लूर आपके ईरान के। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये सामान्य परिस्थिति में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आयोग ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39, देश और राजधानी कौन सुमेलित नहीं, देखिए फिर सुमेलित नहीं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नहीं जरूर है तो फिर आप उस हिसाब से आंसर करेंगे। मोरक्को की राजधानी राबात, ठीक है। ट्यूनिशिया ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया अल्जीरिया सही है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। केप वर्डे की आपकी बमाको नहीं है दोस्तों, प्राइया केप वर्डे की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो मैग्नीज दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, सुमेलित करना है दोस्तों, पर्वत है एक तरफ देश है। अब दोस्तों बताइए, एटलस जो है वो आपका मोरक्को, ठीक है। उसके बाद किलीमंजारो जो है आपका तंजानिया, पिरेनीज जो है फ्रांस स्पेन, और चिम्ब्रोजो जो है आपकी इक्वाडोर, ठीक है। तो यही आपका विकल्प है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, टिन उत्पादन के लिए, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अब किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, आप लोग एक स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिए एटलस की, और आप समझिए स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिए, और आप सब लोग जो है ये देख लीजिए कर्क रेखा किन देशों से गुजर रही है, भूमध्य रेखा किन देशों से गुजर रही है, और मकर रेखा किन देशों से। एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों इस एग्जाम में। अब देखिए किन देशों से नहीं गुजरती है, आप एटलस खोल के देखेंगे तो 13 देशों से होकर गुजरती है, और जिसमें से आपके भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर्यावरण केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2019। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। 45 20वीं सदी की 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन उससे महत्वपूर्ण नहीं था? कौन सा विकास का नकारात्मक पक्ष नहीं है, ये देखना है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये है, पर्यावरण प्रदूषण भी है, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास ये भी सही है, जनजाति लोग विस्थापित हो रहे हैं, और राजनीति और विकास दोस्तों नहीं था, तो यही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 46 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा हुई। यह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये जारी किया था दोस्तों 1987 में। आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। साइलेंट स्प्रिंग, जिसके विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? रेचल कार्सन। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 देखिए। कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नहीं पे टिक करना है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना कारण है, जंगलों में आग लगा देना कारण है, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार के भी कारण है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आपका कारण प्रमुख नहीं है। कारण तो है लेकिन प्रमुख कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा जुलाई 20 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की संख्या का 70% है, ये बात आपका सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी बात सही है। इस पर बहुत डिबेट हुआ था दोस्तों, आयोग ने कौन सा माना नहीं माना। रिवाइज्ड आंसर की में आयोग ने माना था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 50 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सुमेलित करना है दोस्तों, तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, मोल्लम आपका गोवा में है, कलेसर आपका हरियाणा में है, बेतवा झारखंड में। ठीक है, मिला लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 51 प्रोजेक्ट टाइगर, अब कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 1973 देखिए मैंने लिख भी दिया है। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। अब आप सम्मिलित कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। 52 एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव रासायनिक चक्र। ठीक है दोस्तों, बायो जियो केमिकल साइकिल। 53 हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री। क्यों दोस्तों? हरित गृह प्रभाव जो है, जो गर्मी होती है दोस्तों, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही होती है, और अगर वो गर्मी खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी की भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मतलब एकदम जमा हुआ। 54 समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो कहलाता है सीयर दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। 55 पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है क्या? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। ये बात पूर्णता नहीं माना जा सकता। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए पर्यावरण और पर्यटन प्रबंध करना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात दोस्तों। सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक क्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यावरण और पर्यटन का प्रबंध करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों। क्लियर हो गई बात, यही पूछ रहा है। 56वां निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपकी 57 देख लीजिए। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? भौतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, परिचालन पर्यावरण नहीं है। 58 देख लेते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट ने। ठीक है दोस्तों। 59 देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, समुद्र जल तल का बढ़ना, ये सही है। हिम नदी का पिघलना सही है। बीमारियों का फैलना सही है। प्रबल व्यक्ति का कोरल रीफ का ठीक है विरंजन होना, ये भी बात सही है, आपका डी होगा। 60 देख लीजिए दोस्तों। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। रियो समिट, अर्थ समिट जो थी 1992 में, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जो था दोस्तों वो सितंबर 1987, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, सितंबर 1987 जो था वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन था। ठीक है, और द लिमिट टू ग्रोथ जो था वो आपका क्या था? द लिमिट टू ग्रोथ था वो 1973
क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब ब्रंटलैंड आयोग जो है वो सॉरी 1972 नहीं है दोस्तों, 1987 है। ठीक है, तो आप सम्मिलित करा लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 61 देख लीजिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, हरियाणा का नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होगा लुप्त प्राय घड़ियाल यहाँ पे पाए जाते हैं, लाल मुकुट वाले कछुए, ठीक है, और गंगा नदी लुप्त प्राय डॉल्फिन। ठीक है, भौतिक विज्ञान, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पानी, सौर सेल, फोटो सेल का, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों फायर अलार्म में। इसके बाद दोस्तों कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन है, पॉलिस्टाइरिन है, पॉलीथीन है, नियोप्रिन नहीं है दोस्तों। नियोप्रिन आपका ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, यह कृत्रिम रबड़ होता है। इसके बाद दोस्तों 64 देख लेते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, बात सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आपका विकल्प होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, व्याख्या होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों धातु है, गुणधर्म है, सुमेलित करना है। अब बताइए, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है, पारा कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है, चांदी आपका विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन जो है वो कृत्रिम नहीं है दोस्तों, नियोप्रिन कृत्रिम रबड़ है, लेक्सॉन है, टेफ्लॉन है, तो फाइब्रोइन नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, ये प्राकृतिक पदार्थ है, रेशम तंतुओं से प्राप्त होता है। तो 67 दोस्तों, सुमेलित करना है, आपका इयोसिन जो है वो लाल स्याही होती है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, जिंक फॉस्फाइड जो है वो रोडेंट नाशी होता है। ठीक है, अब नीला तोता जो है वो आपका कवकनाशी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों जीव विज्ञान का देख लेते हैं 68, यूट्रिफिकेशन या सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये बात सही है। या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना, ये भी बात सही है, तो इसमें दोनों विकल्प ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों 59 देख लेते हैं सॉरी 60, ये 59 नहीं है दोस्तों, ये 69 है, ये गलत प्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? आयरन विद्यमान होता है, तो क्लोरोफिल में नहीं होता, कैरोटीन में नहीं होता, कैलोजिन में नहीं, मायोग्लोबिन में होता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। अब 70वां देख लेते हैं, समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, सियर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 71, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? दोस्तों तो आमाशय में प्रारंभ होता है। इस क्वेश्चन पे भी बहुत डिबेट हुआ था दोस्तों, आयोग ने बाद में जो है आमाशय को सही माना है, ठीक है, चेंज करके। 72, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, बेरी बेरी दोस्तों। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन इसमें नहीं होता दोस्तों, इसलिए बेरी बेरी हो जाता है। 73 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो विटामिन के की वजह से थक्का जमता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, तो इसको बोलते हैं रुधिर स्त्रावी पदार्थ। ठीक है, रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ। इसके बाद 74 देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क के हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, दोनों सही है। मस्तिष्क नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपको पता होगा। 75 है, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? बताइए, हींग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 76 दोस्तों देख लीजिए। अब देखिए ये दोस्तों 4 अधिनियम दिए हैं, सुमेलित करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। पॉलिटी आपने पढ़ा है, उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 मिला दीजिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं दोस्तों, ये आपने कर लिया। इसके बाद दोस्तों जो है 77, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, कुछ करना नहीं, आग बंद करके टिक कर दीजिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया दोस्तों? तृतीय तल मतलब क्या? पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 79 दोस्तों, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन संभव है। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, सीमा में परिवर्तन संभव। नए राज्यों में प्रवेश जो है दोस्तों, अभी मैंने पॉलिटी का आर्टिकल डिस्कशन किया है, वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। पॉलिटी के सारे आर्टिकल केवल एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये दोस्तों आप आर्टिकल 2 से कर सकते हैं। किसी नए राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसके प्रवेश के लिए अनुच्छेद 2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 में पदाधिकारियों को हटाने के लिए संसद
की कोई भूमिका नहीं होती किस पदाधिकारी के लिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग, उच्चतम न्यायालय के लिए महाभियोग, दोनों में संसद चाहिए। सीएजी के लिए भी क्या चाहिए? महाभियोग चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब किसके लिए नहीं चाहिए? संघ लोक सेवा आयोग के लिए, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति के लिए भी चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। 81, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में दोस्तों, 243 आई, ठीक है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है, वित्त आयोग 280 सही है, प्रशासनिक अधिकरण 323 का सही है और संघ लोक सेवा आयोग 315 सही है दोस्तों। तो इसमें सभी सभी पद आपके सही हैं, ये मूल्यांकन से बाहर था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? बताइए दोस्तों। सीवीसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सीवीसी की, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। सीवीसी क्या है आपकी? ये संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई है। पहले केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव की तरह बनाया गया था, बाद में क्या किया गया? बाद में इसे सांविधिक संस्था का रूप दे दिया गया 2003 में, संसद के अधिनियम द्वारा 2003 में। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है? ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ईया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, ईया के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, राज्य जो है वो भाग आपका भाग 6 जो है वो सही है, महान्यायवादी दोस्तों वो आपका भाग क्या है? भाग 5 है दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 देख लीजिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है दोस्तों? प्राक्कलन समिति होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें लगभग जो है आपके मान के चलिए कितने सदस्य होते हैं? लगभग आपके 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और बाकी लोक लेखा समिति में 22, उपक्रम समिति में भी 22, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और प्राक्कलन समिति में सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11। इसके बाद दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12, ठीक है दोस्तों, 12 होगी, ध्यान रखिएगा न्यूनतम संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 89, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के लिए किस वाद में बताया था? बताइए। केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस केस है दोस्तों, ठीक है। 13 जजों की बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी अभी तक की बेंच है। 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? 39A, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन सही है। 44, समान नागरिक संहिता सही है। 48 दोस्तों जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है दोस्तों। 48 में आपका कृषि और पशुपालन का संगठन है, ठीक है दोस्तों, तो यही आपका विकल्प हो जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों पूरा एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अर्ह होगा। यह बात एकदम सही है महान्यायवादी के लिए। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करेगी, ये गलत है दोस्तों, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रहता है और वही डिसाइड भी करता है। इसके बाद दोस्तों कथन कारण, संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है भारत की, ये बात सही है, ठीक है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी बात सही है दोस्तों, लेकिन अर्ध संघात्मक क्यों है ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? सामान्य विधेयक पर दोस्तों, धर्म विधेयक पर राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती, संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 स्पीकर को हटाना और 90 जो है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ऑप्शन नंबर सी। 95 देख लीजिए दोस्तों, संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? 22 जुलाई 1947, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, किस समिति ने पोषक तत्वों की किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो अलग समिति दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों ये गरीबी रेखा से आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, शिक्षा होता है, सामाजिक असमानता नहीं है दोस्तों, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुइस द्वारा। ठीक है दोस्तों, गुलनार मेडल बहुत सारे लोगों ने लगाया था, लेकिन ऑस्कर लुइस ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया? तो बीपी वाडिया जो है और एनएम जोशी, इसमें दोनों को सही माना गया। ठीक है, दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने बीपी वाडिया को सही माना था। ठीक है, 101 देख लीजिए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल विकास परियोजना में पूरक पोषण है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है, टीकाकरण है, परिवार नियोजन दोस्तों इसमें नहीं है। क्लियर हुई बात दोस्तों? ये समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में लॉन्च की गई थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 102 देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा दिसंबर में जारी सतत विकास लक्ष्यों को भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर स्टेट है, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों तो 103 देख लीजिए, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? हेड काउंट रेशियो, ये सही है। कैलोरी ग्रहण, ये भी ठीक है। पारिवारिक उपभोग, ये भी ठीक है। प्रति व्यक्ति आय नहीं है दोस्तों भारत में, ये तीनों सही है। एक आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए, ये गलत है, ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ठीक है, और इस योजना में होने वाले व्यय केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 है, ये एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये प्रति परिवार है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई स्कीम पढ़िए तो इतनी माइन्यूटली आप लोगों को पढ़ना है। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। ठीक है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 दोस्तों, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 107 राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ की गई है, नहीं, ये गलत है दोस्तों, 2025। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचा सुविधा प्रदान करना है, ये बात क्या है दोस्तों? ये बात आपकी सही है। अब दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना जो है ये आपकी गति शक्ति में समाहित कर दी गई, पीएम गति शक्ति में आपकी समाहित कर दी गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस बार का बजट जो है उसमें। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 63वां स्थान है, ये बात सही है। 2019 में 77 था, ये भी बात सही है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 109, केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बजट अब की बार वाला देखते हैं। 110वां दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, ये सही है। आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान 2014, ठीक है। वय वंदन योजना 2017, ये 3 मिला लीजिए, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद 111 देख लीजिए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग के दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 112 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? अब इनके लिए पेंशन आप दे रहे हैं तो 18 से 40 वाले पात्र हैं, सही है। वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अगर सदस्य हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एनपीएस स्कीम है, अगर कोई भी एक पेंशन स्कीम रजिस्टर्ड है तो वो नहीं ले सकते कोई भी लाभ। ठीक है, 3000 रुपये मासिक सुनिश्चित है। ठीक है, निधि कार्यक्रम जो है दोस्तों वो छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, ये बात एकदम सही है। 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भी बात सही है। इसके बाद 114 देख लीजिए, केंद्रीय बजट, ये भी फायदा नहीं डिस्कस करने का, नया बजट में देखेंगे। ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। याद कर लीजिए, दोबारा भी पूछा जा सकता है। नाबार्ड 1982, देखिए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 1982 स्वयं सहायता समूह लिंकेज प्रोग्राम 1992 से 93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। ठीक है दोस्तों, तो सुमेलित करा लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए होगा।
117 कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2015 में प्रारंभ किया गया, ये सही है। इसका उद्देश्य भारत में युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षण देना नहीं दोस्तों, केवल सूचना तकनीक में नहीं, बहुत सारे अन्य माध्यम भी हैं। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर शहर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख की शहर बने? मतलब 1971 और 1981। ठीक है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। ठीक है। राज्य विशेष, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी में आच्छादित हैं 10। ठीक है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया गया दोस्तों? ठीक है। 122 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? मिर्जापुर में दोस्तों। ठीक है। इसके बाद 123 देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 6 स्थलों को। ठीक है। पुराना हो गया है, अभी बढ़ गया है। ठीक है। इसके उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? कुशीनगर दोस्तों। ठीक है। कुशीनगर और जो नोएडा का जेवर एयरपोर्ट है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 125 निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर हृदय की स्कीम के साथ शामिल किए गए हैं? वाराणसी और मथुरा यूपी के, बस केवल यही दो हैं, ध्यान रखिएगा। वाराणसी मथुरा सांस्कृतिक शहर भी हैं, हृदय में दिए गए विरासत शहर भी हैं। 126 बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समाप्त होता है। ये आपको डिस्कशन अगर अच्छा लगा दोस्तों 2020 के पेपर का, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे दोस्तों।